क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, आज एक सुपर एक्साइटिंग चैप्टर मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एक भूमंडलीय विश्व का बनना। ये इतना एक्साइटिंग क्यों है? अरे आपके हाथ में जो सेल फोन है, आपके जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आपके जो शूज़ हैं, आपके जो कपड़े हैं, आप जो भोजन करते हो, चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड, ये सारे ही तो इसी के नमूने हैं कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। दुनिया के किसी जगह की चीज़ किसी भी और जगह पे हमें मिल जाती है। यही है ग्लोबल वर्ल्ड, और इसको बनाया है ट्रेड या व्यापार ने। तो इसका हम इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में देखेंगे। एक जो आज का हिस्सा होगा वो होगा पुराने काल से लेकर 19वीं सदी तक, और जो नेक्स्ट वीक हम आपको दिखाएंगे 19वीं सदी से प्रेजेंट डे। तो शुरू करें हम पहला वाला पार्ट। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया, ये सारा विश्व जो बना है, भूमंडलीय विश्व बना है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रेड या व्यापार। व्यापार के लिए हम एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। चलो इसको करते हैं। व्यापार के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? हम किस चीज़ को बेचेंगे, किस चीज़ को बनाएंगे, किस चीज़ को बेचेंगे, यानी कि गुड्स या प्रोडक्ट्स, उत्पाद। ये कृषि से भी हो सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के भी हो सकते हैं, खनिज से भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। और इन सब को करने के लिए ज़रूरत है ज़मीन, लैंड, लेबर या श्रम, और कैपिटल या पूंजी। तो अब प्रोडक्ट बन गया, एक देश का उत्पाद तैयार हो गया। कुछ पार्ट हिस्सा इसका देश के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, और कुछ भाग हम दूसरे देशों में भेज देते हैं बेचने के लिए। और भेजने के लिए हमें ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रोड सर्विसेज होंगी, बहुत अच्छी बसेस होंगी, ट्रक्स होंगी, शिप्स होंगे, एयरप्लेन्स होंगे, जिससे हम इन चीज़ों को भेजते हैं। और पहले ज़माने में थे, बड़े बेसिक टाइप के होते थे, और आज तो इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, बड़े बड़े जहाज़ चल रहे हैं, पूरा जहाज़ रेफ्रिजरेटर है, उसमें पता नहीं क्या न क्या भर के दुनिया के एक देश से दूसरी जगह पे हम ले जा रहे हैं। तो ये तो था ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरे नंबर पे है मार्केटिंग। हम जिस देश में ले जाते हैं वहाँ हमें बेचना भी तो पड़ेगा, वहाँ के कंज्यूमर को जानना पड़ेगा, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनसे बातचीत करना, उन तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना। और ज़रूरत है कि कीमतों को हम प्रतिस्पर्धी रखें, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ताकि हमारी चीज़ें बिक जाएँ। तो इन तीन फ्लो हैं, ये इन्होंने ना पूरे दुनिया को एक साथ एक नेटवर्क के अंदर बांध के रखा है। केवल आज ही नहीं, पुराने दिनों से ऐसा ही चलता आ रहा है। पुराने दिनों में, बहुत 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 पुराने दिनों में, तब क्या लोग अपने अपने गांव में घुस के बैठे रहते थे और कहीं नहीं जाते थे? ऐसा तो नहीं है। अगर रामायण महाभारत पढ़ो, वहाँ भी आप सुनोगे व्यापारी एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, अजूबे अजूबे चीज़ें लेके आ रहे हैं बेचने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000-7000 साल पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके मर्तबान कुछ ऐसे होते थे, और बिल्कुल ऐसे ही मर्तबान आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद हैं उनको मिला है ओमान में। और डेटिंग जब की, कार्बन डेटिंग की गई, तो देखा गया दोनों का पीरियड सेम, वो भी 5000 साल पुराना, ये भी 5000 साल पुराना। यानी कि सिंधु घाटी और ओमान के बीच में व्यापार रहा होगा उन दिनों में। तो लोग जाते कैसे थे व्यापार करने के लिए? उन दिनों समुद्री रूट से जाते थे। इसको देखो, क्योंकि बड़े बड़े पुराने जो चीज़ें मिली हैं उस पर जहाज़ों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, स्टैचूज़ मिली हैं जिस पे आप बोट्स की पिक्चर बनी है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि एक देश से दूसरे देश बोट से व्यापार हुआ करता था। और समुद्री रूट कुछ ऐसा हुआ होगा, इंडिया से अरेबिया तक, इंडिया से चाइना तक रूट्स कुछ ऐसे गई होंगी। 13th सेंचुरी में इटली के वेनिस शहर में मार्को पोलो नाम के एक पर्यटक रहते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं चाइना तक घूम के आऊँ, देख के आऊँ क्या होता है। तो वो निकले यूरोप से, और चलते हुए भारत क्रॉस करते हुए वो चाइना तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें देखी। तो वो उन्होंने सोचा ये एक व्यापार हो सकता है। चाइना से उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया सिल्क, और लिया पोर्सिलेन, और लिया चाय। और भारत से उन्होंने लिया रंग बिरंगे सूती के वस्त्र, बड़े सुंदर सुंदर, और साथ लिया हर किस्म के मसाले। इन सब चीज़ों को लेकर जब वो वापस पहुँचे यूरोप में, तो यूरोप में तो एकदम खलबली मच गई कि क्या सुंदर चीज़ें हैं। और व्यापारी बार बार जाने लगे, चाइना और इंडिया में जाते हैं और वहाँ से सामान लेके आते हैं यूरोप में बेचने के लिए। और इस रास्ते का नाम ही हो गया सिल्क रूट। और यूरोप से एशिया में क्या आता था? ये आते थे चमड़े, फर और हनी। तो दोनों तरफ से व्यापार होने लगा और विश्व एक बनने लगा। तो पहले हमने देखा था सी रूट्स हैं, फिर हमने देखा कि लैंड रूट भी बन गया।
अब भारत की चीज़ों का इतना डिमांड बढ़ गया यूरोप में कि बहुत सारे देश के लोग कहने लगे कि हमें कोई समुद्री रास्ता निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो लैंड रूट से जाते थे, जिस भी देश में पहुंचते थे वहाँ के लोग उस पर टैक्स लगा देते थे, तो जब तक यूरोप पहुंचा कीमत बहुत हाई हो जाती थी, इसलिए वो सी रूट ढूंढना चाहते थे। तो स्पेन से, पोर्टुगल से, यूरोप के अलग अलग जगह से क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुची जैसे नाविक भारत के रास्ता ढूंढने निकले। और वो कहाँ पहुँच गए? साउथ अमेरिका, अमेरिका पहुँच गए वो लोग। और वहाँ के देश में उन्होंने जाके देखा कि अरे वाह, ये तो खनिजों का देश है, मिनरल रिच देश है, सोना चांदी इतना कॉमन है। तो वो जहाज भर भर के वहाँ से वो खनिज लेके वो अपने देश में वापस ले जाने लगे। और सिर्फ खनिज ही नहीं लेके गए, साथ साथ वो ले गए, इसको देखो, आलू, मूंगफली, टमाटर और याम्स यानी कि शकरकंद। इन सब चीज़ों को यूरोप के लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था कि आलू वो क्या चीज़ है। जब वो यूरोप में पहुँचे, उन्होंने वहाँ उसको लगाया, उसके क्रॉप्स बनी, उसके जो फसल बने, लोग तो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और यूरोप से जो व्यापारी निकलते थे लैंड रूट से, वो आलू को भी साथ लेके जाते थे। तो भारत में आके उन्होंने आलू को बोया, उन्होंने वही आलू, मूंगफली, टमाटर उसको चाइना में भी बोया। और इस तरीके से साउथ अमेरिका से निकला, वहाँ से पहले यूरोप पहुँचा और यूरोप से बाकी विश्व में वो फैल गया। तो एक आलू जो हम रोज़ सब्जी में खाते हैं, उसको आप सोचो कहाँ से वो एक्चुअली आया हुआ है ना? वैश्वीकरण का एक नमूना। अब आपके मन में एक सवाल क्या आ रहा है कि यूरोप के लोग जहाज भर भर के जा रहे हैं और जहाज भर भर के खनिज निकाल के अपने देश में ले जा रहे हैं, तो साउथ अमेरिका के देश के जो लोग थे उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ऐसे ही। दो कारण थे। एक तो था साउथ अमेरिका के लोगों के पास बंदूक नहीं थे, वो तीर धनुष इन सब चीज़ों से युद्ध करते थे, तो वो इन लोगों के साथ तो कुछ लड़ ही नहीं पाए। दैट वाज नंबर वन। दूसरा नंबर पे था कि इनके जो जहाज़ें गई थी उनमें कुछ नाविक थे जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ था, चेचक हुआ था, वो इन्फेक्शन के साथ ही चले गए। और जब वो साउथ अमेरिका पहुँचे, वहाँ जब इन्फेक्शन फैली, वो जो दनादन फैली पूरी साउथ अमेरिका में, लोगों को तो उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा इन्फेक्शन देखा ही नहीं था। तो इसने दुनिया वहाँ के लोगों को एकदम पस्त कर दिया। और ये जो यूरोप से लोग गए थे वो इन पर बैठ के इनसे राज करने लगे। तो जैसे हमने देखा, व्यापार से दोनों तरफ से चीज़ें आने जाने लगी। और इसी के साथ चाइना से चलती हुई गई प्लेग, और ये चलती हुई पहुंची जाके यूरोप के लोगों को तो इम्यूनिटी नहीं थी प्लेग की, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। यूरोप ध्वस्त होने लगा प्लेग से। तो देखो, व्यापार के रूट्स के साथ कैसे सामान के साथ साथ बीमारी भी तो चलती है। तो ऐसा सिचुएशन चला कुछ 16वीं सदी तक। 16वीं सदी में, जैसे आप जानते हो, ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और उससे पूरा सिचुएशन चेंज होने लगा। देखो कैसे। औद्योगिक क्रांति से पहले ब्रिटेन के लोग खाते क्या थे? वो जो मक्के की रोटी खाते थे। और ब्रिटेन में जो मक्का उगता था उसका कीमत काफ़ी हाई था, तो लोग क्या करते थे, यूरोप से मक्का ले आते थे सस्ते में और उसी की रोटी खाते थे। तो ब्रिटेन के फार्मर्स ने जाके सरकार पर खूब दबाव डाला और सरकार ने बहुत सारी टैक्सेस लगा दी ताकि यूरोप से जो मक्का आए उसका प्राइस बहुत हाई हो जाए। 16वीं सदी में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुल गए, मशीनों से भरे हुए। मशीन चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, श्रमिक चाहिए, कहाँ से आएंगे? तब फैक्ट्री में जो मालिक थे वो कहने लगे गांव के लोगों से, आप लोग आ जाओ। तो जो काश्तकार थे, भूमिहीन किसान थे, या छोटे छोटे किसान थे जो बड़े मुश्किल सिचुएशन में थे, वो अपना गाँव का कारोबार निपटा कर सीधा शहर में आ गए, वहाँ काम करने लगे। तो फिर गांव में अगर काम करने का लोग ना हो, कृषि में काम करने का लोग ना हो, तो मक्का कौन उगाएगा? तो सरकार ने वो जो कॉर्न टैक्स लगाए थे, कॉर्न लॉज बनाए थे, उनको ख़त्म कर दिए। यूरोप से कॉर्न आने लगा, मेज़ आने लगा और आराम से ज़िंदगी चलने लगी। अब ये जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, इनको अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें अच्छे कंडीशंस चाहिए, सिर्फ रोटी खा के क्यों रहेंगे, हमें मीट चाहिए, फ़िश चाहिए, बटर चाहिए, चीज़ चाहिए, हमें मिठाइयाँ चाहिए। ब्रिटेन इतना सा देश, इतने से देश में वो क्या उगाएगा और कितने लोगों को खिलाएगा? तब ब्रिटेन के लोगों ने एक नया तरकीब निकाला, जो बाद में पूरे यूरोप के लोगों ने भी इस तरकीब को चालू किया, और वो था उपनिवेशवाद।
वो पृथ्वी के अलग अलग जगह जाके उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। ऑस्ट्रेलिया में बनाया, साउथ अमेरिका में बनाया, अफ्रीका में बनाया, इंडिया में बनाया। अफ्रीका को तो यूरोप के सारे पावर्स वहाँ पहुँचे और उन्होंने लाइन लाइन काट कर ये जर्मनी का, ये फ्रांस का, ये बेल्जियम का, ये इंग्लैंड का, पूरे अफ्रीका को अपने अपने हिसाब से उन्होंने बांट लिया। और इन उपनिवेशों में वो क्या उगाने लगे? ऑस्ट्रेलिया में उगाते थे गेहूँ, और ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन भी करते थे। तो इन पशुओं को मीट के लिए, बटर के लिए, दूध के लिए, चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये क्या करते थे? बड़े बड़े जहाज़ों में पशुओं को ले आते थे इंग्लैंड तक। अब आते आते तो कितने ही पशु, कितने ही मवेशी मर ही जाते थे। फिर बाद में आया रेफ्रिजरेटेड जहाज़, यानी कि दूध, मीट, बटर, चीज़ सब को बनाकर रेफ्रिजरेशन में भर रखो और पूरे फ्रिज वाले जहाज़ में ले आओ। तो ये बड़ा एक एफिशिएंट तरीका था। बिल्कुल यही काम साउथ अमेरिका में भी हुआ। वहाँ भी वो गेहूँ और पशुपालन, ये दो चीज़ें करने लगे। अफ्रीका के देशों से उन्होंने निकाला खनिज, क्योंकि अफ्रीका बहुत ही खनिज रिच देश है। कुछ एग्रीकल्चर, कुछ पशुपालन, बट सबसे ज़्यादा उन्होंने लिया खनिज। और इंडिया से उन्होंने लिया रुई, इंडिगो और अफीम। रुई क्यों लिया? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत बड़े बड़े वस्त्र कारखाने खुल गए थे, टेक्सटाइल मिल्स खुल गए थे, तो उनको रॉ मटेरियल रुई तो चाहिए। तो इंडिया से और अमेरिका से ये रुई मंगवाते थे। और रुई के साथ इंडिगो, नील, ताकि सफ़ेद को और भी सफ़ेद किया जाए। और ओपियम, अफीम, क्योंकि वो चीन के साथ अफीम का कारोबार कर रहे थे, सो इंडिया से उगाते थे और चीन में ले जाकर बेचते थे। तो और चीनी का क्या, मैंने आपको बोला था ना, लोग मिठाई खाना बहुत पसंद कर रहे थे। शुगर केन, गन्ने की ज़रूरत है एक गर्म और आर्द्र क्लाइमेट, मॉइस्ट, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, जो इंग्लैंड में तो है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? करीबियन देखो, ये जमैका, ट्रिनिडैड, सूरीनाम इत्यादि, यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल सूटेबल था गन्ना उगाने के लिए। तो यहाँ से चीनी आने लगा। तो हर जगह से ब्रिटेन के लोगों की जो भोजन की डिमांड थी, सारे पृथ्वी से उस भोजन की डिमांड फिल होने लगी। ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप भी। किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले फ्रेमवर्क में दिखाया था: लैंड, ज़मीन, लेबर, श्रम और पूंजी। तो ज़मीन के बारे तो मैंने आपको भी बताया, सारी दुनिया में फैल के बैठ गए और वहाँ से उसके ज़मीन पे उगाने लगे। और श्रम कैसे हुआ? 3 टाइप के श्रमिक वहाँ थे। कुछ जगह थे जहाँ इंग्लैंड के जो गरीब फार्मर थे वो चले गए साउथ अमेरिका, वो चले गए ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जाके उन्होंने बड़े बड़े ज़मीन ले लिए और उस पर बैठ के बहुत ज़्यादा वो फार्मिंग करने लगे। तो इससे वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए और ज़मींदार बन गए। पर फार्म करता कौन था? खेत में काम कौन करेगा? पहले तो खुद करते थे और उसके बाद जो लोकल लोग थे उनको पकड़ पकड़ के लाने लगे। अब लोकल लोगों को फार्मिंग में कोई चाव नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, तो वो क्या करते थे? बड़े सारे नियम बना देते थे, बहुत कानून, और उन पे इतना टैक्स लगाते थे कि वो जो नॉर्मल काम जो करते थे वो छोड़कर उनको फाइनली आकर इनके खेतों में काम करना ही पड़ता था, मजदूरों की तरह। यही कहानी अफ्रीका की भी रही। यहाँ के लोग चरवाहे थे, इनको खान खदानों में काम पसंद नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कुछ जहाज़ें आई जिसमें रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी आई, जिससे बहुत सारे मवेशी ख़त्म हो गए और मजबूरन लोगों को जाकर खान खदानों में काम करना पड़ा। तो एक तरह के श्रमिक कैसे थे? जो इंग्लैंड से गए और वहाँ सेटल हो गए, उनको हम सेटलर्स कहते हैं। वो वहाँ के ज़मींदार बन गए और उन्होंने लोकल लोगों से काम करवाया। 2 नंबर पे क्या हुआ? जैसे भारत जैसे देश से उन्होंने लिया बंधुआ मजदूर। उन्हें कैरिबियन में काम करवाना था, जमैका, ट्रिनिडैड, ऐसे जहाँ शुगर केन ग्रो कर रहा था। भारत के लोगों को तो शुगर केन ग्रो करना अच्छी तरह से आता है। तो ये बिहार, यूपी के गांव-गांव में गए और जो लोग कर्ज में डूबे हुए थे, या किसी के अगेंस्ट में पुलिस केस चल रहा था, या जो बहुत ही गरीब थे, उनको उन्होंने कहा, क्यों यहाँ इतनी प्रॉब्लम में पड़े हुए हो, हमारे साथ चलो कैरिबियन में, वहाँ हम आपको अच्छे पैसे देंगे और आप वहाँ 5-6 साल काम करने के बाद वापस आ जाना। तो देखो, ऐसे रजिस्टर बनते थे, ऐसे इनके आइडेंटिटी कार्ड बनते थे। और ये देखो, एक पूरा गांव उठ के जा रहा है जहाज में करके, ये कैरिबियन जाएंगे, वहाँ वो गन्ने की खेत में काम करेंगे। पर जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा जो चीज़ें प्रॉमिस की गई थी, इतनी सारी चीज़ें भी उनको नहीं मिली। 7-8 साल बाद जब उन्होंने कहा हम घर वापस जाएंगे, तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं था और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स थे। तो कितने लोग थे जो वहाँ बस ही गए। तो आज भी वहाँ के लोग, ये देखो, आज भी वहाँ के जो लोग हैं, ये घर में अभी भी भोजपुरी बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट? आपने V.S. नाइपॉल नाम के ऑथर का नाम सुना होगा, जो नोबेल प्राइज़ विनिंग ऑथर हैं। वो भी ये भोजपुरी डिसेंट के हैं। उनके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर या उनसे भी बड़े जो थे, वो यहाँ से बंधुआ मजदूर बन के गए थे। तो ये थे बंधुआ मजदूर, वॉज नंबर 2। और नंबर 3 था दास पॉलिसी।
कैसे हुआ ये स्लेव ट्रेड। अमेरिका के खेतों में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा लोग मिल भी नहीं रहे थे, तो वहाँ से लोग अफ्रीका गए और अफ्रीका के जो गांव के लोग थे उनको कोई बांध के, किडनैप करके, मार पीट करके, उनको पकड़ पकड़ के जहाज़ों में भर भर के ले आए वो अमेरिका। वहाँ जाके उन्होंने उनको बेच दिया। अमेरिका आने के बाद उनको उन्होंने प्लांटेशन के जो ओनर्स थे उनको बेच दिया, बागीचे के ओनर्स को बेच दिया और ये बन गए दास। और इनकी कोई राइट्स नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थी, ये कहीं जा भी नहीं सकते थे, किसी से अपने बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते थे, और अगर इन्होंने काम करने से मना कर दिया तो इनके हाथ पैर काट देते थे, बहुत पिटाई करते थे, कभी कभी तो गोली मार देते थे या फांसी पे चढ़ा देते थे। तो बड़ा दुर्दशा था, इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा थी। तो मैंने आपको 3 टाइप के श्रमिक के बारे में बताया, देख लो एक बार। और तीसरे नंबर पे था पूंजी, याद है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ज़मीन, श्रमिक, और पूंजी, कैपिटल, जो पूंजी। ये सारी काम काज करने के लिए पूंजी की भी तो ज़रूरत होती है। तो ब्रिटेन के बैंक, यूरोप के बैंक सेटलर्स को पैसे दे रही थी कि आप बढ़ाओ, आप अपना कामकाज बढ़ाओ, आप अपना व्यापार बढ़ाओ। और साथ ही साथ भारत के भी जो महाजन थे वो भी इस काम में बहुत ही अच्छे निकले, जैसे शिकारपुरी श्रॉफ्स, नाटुकोटाई चेट्टियार कम्युनिटी या हैदराबादी सिंधी कम्युनिटी, ये अफ्रीका में फैल गए, एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ फैल गए। और यहाँ पे जाकर वो व्यवसायियों को जो या फार्मर्स को, ज़मींदारों को वो लोन देते थे। सिंधी, हैदराबादी सिंधी जो थे वो तो पोर्ट्स में चले गए, जहाँ जहाँ बंदरगाह था, बंदरगाह में वो ट्रेडर की तरह चले गए, वहाँ से सामान खरीदते थे, वहीं बेच देते थे। तो इस तरीके से पूरे विश्व भर में एक जाल फैल गया। नंबर 1 गुड्स या उत्पाद, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरा जगह ले जाना, और नंबर 3 पूंजी। और गुड्स बनाने के लिए ज़रूरत था लैंड, लेबर और कैपिटल। और इसके साथ साथ ही फैला डिजीज़। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा? हिस्ट्री को ना हमेशा, इतिहास को हमेशा कहानी की तरह करो, फिर आपको बिल्कुल याद रहेगा। और अगर हिस्ट्री को आप बड़े ही पेनफुली करने की कोशिश करो तो हिस्ट्री कभी आपका दोस्त नहीं बनेगा। तो आप हमारी वीडियो देख लो और उसके बाद चैप्टर को एक बार पढ़ लो, फिर आप देखोगे 5 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर। आप अपने शब्दों में एग्जाम्पल्स दे दे के आंसर लिखो, बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं। और हमारे जो ये सारे मीडिया है, इस पर आप हमसे जुड़ गए हो ना, क्योंकि इस पर हम डेली मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो डबल अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।